हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे या कुछ भी आपको सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड किया है। और ये जो 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये जो आईपीसी 1860 है उसको भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा, और भारतीय साक्ष्य बिल ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो लोकसभा में अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये ब्रिटिश एरा के लॉ थे। ठीक है, अब इन्हें हम अपने जो सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो साइन हो गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके अकॉर्डिंग इन्हें बनाएंगे। मीन्स जो पहले के लॉज थे वो ब्रिटिश एम्पायर था उस टाइम, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे। तो हमें चेंज ये बहुत दिन पहले करना चाहिए था, बट स्टिल हम अब कर रहे हैं, तो कुछ नई शुरुआत हो रही है। तो हम इसके एक एक करके प्रोविजंस देखेंगे, इसके लिए जो कमेटी सेटअप हुई थी उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2020 में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसको हेड कर रहे थे रणवीर सिंह डॉक्टर रणवीर सिंह फॉर्मर वाइस चांसलर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। तो ये सारे कोर्स को रिव्यू करने वाले हैं, मीन्स करने वाले थे, तो इन्होंने किए। तो ये था कमेटी का मैंडेट, ये था कि इनको जो भी रिफॉर्म्स करने हैं तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी और जो भी नेशन की है उसके अकॉर्डिंग करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है। तो फरवरी में इन्होंने अपनी जो भी रिकमेंडेशन थी उन्हें सबमिट किया था। तो हम एक एक करके सारे लॉज जो बिल्स हैं उनके प्रोविजंस देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ कमीशन थी ना 1834 में बनाई गई थी, उसने इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट किया था, जिसके हेड थे थॉमस बेबिंगटन मैकले। और फिर ये जनवरी 1860 में इनटू फोर्स हुआ था, केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो अभी ये जो बिल है बीएनएस बिल, इसने काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजंस उसमें चेंजेस किए हैं, जो कि डिफेमेशन या फिर ऑफेंस अगेंस्ट वेमेन या अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, तो इनसे रिलेटेड है। आईपीसी में ऑलमोस्ट 511 सेक्शंस थे, जबकि बीएनएस बिल में 356 प्रोविजंस है। मीन्स कुछ प्रोविजंस को मर्ज कर दिया गया है, कुछ प्रोविजंस को हटा दिया गया है। तो सारे हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो सेडिशन के केस में क्या है कि सेक्शन 124A था आईपीसी के अंडर, जो कि सेडिशन के सारे केसेस देखता था। तो अभी जो है वो 150 प्रोविजन में चला गया। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। और इसमें क्या किया है, इसमें तो डेफिनेशन को चेंज किया गया है। ठीक है, इसमें से सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर इंडेंजर कर रहा है तो उस केसेस में हम सेडिशन लगाएंगे। अभी तक क्या था, अभी तक काफ़ी और अलग केसेस में भी सेडिशन लगाया जा रहा था। टेररिज्म की फ़र्स्ट टाइम डेफिनेशन दी है इसमें, कि वर्ड टेररिज्म को पहली बार डिफ़ाइन किया गया। अभी तक कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया, इवन इंटरनेशनल फोरम्स में भी टेररिज्म को डिफ़ाइन नहीं किया गया। तो इसमें डिफ़ाइन किया है कि कोई भी टेररिस्ट जो भी हु कमिट्स एनी एक्ट इन इंडिया और फॉरेन कंट्री विद द इंटेंशन टू थ्रेटन द यूनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर यूनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को कोई खतरा होता है या फिर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो हम उसको टेररिस्ट कहेंगे। तो इसे डेफिनेशन से क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम को जो एक्शंस लेने हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट, तो हम वो इजीली ले पाएंगे, क्योंकि पहले क्या था, डिफाइन नहीं था प्रॉपर्ली कि हम किसको टेररिस्ट कहें। और अभी ऑफेंस जो डिफेमेशन का है उसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, 2 साल का है, फाइन भी है। और इसमें जो नया चीज़ ऐड किया गया है वो कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है कि जैसे कि आप ने माइनर कुछ डिफेमेशन किया है, जैसे मेजर किया है तो आपको 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा या फिर फ़ाइन दिया जाएगा। तो आपने कुछ माइनर डिफेमेशन किया, मीन्स इतना सीरियस नहीं है वो, तो आपको कम्युनिटी सर्विस दे दिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपको कोई हॉस्पिटल या एनजीओ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, आपको वहाँ पे जाके सर्व करना होगा। वो टाइम डिसाइड करेगी जूरी, मीन्स जुडिशल अथॉरिटी वो डिसाइड करेगी कि वो कितना ड्यूरेशन तक आपको वहाँ पे सर्व करना है। हॉस्पिटल हो सकता है या फिर कोई एनजीओ हो सकती है जहाँ पे पब्लिक को सर्व करना होगा। तो वो सब आ जाएगा कम्युनिटी सर्विसेज में। तो ये नया प्रोविजंस में ऐड किया गया है। ठीक है, मैरिटल रेप के केस में वही जो प्रोविजंस पहले थे उन्हीं को रखा गया है कि अगर वाइफ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, अगर मतलब वाइफ अगर 18 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा है तो उसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है मैन अपनी वाइफ के साथ, तो अगर वो 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये प्रोविज़न आईपीसी में भी था और ये इसमें भी है। ठीक है, और उसके बाद जो मर्डर को लेके था
302 धारा थी, आप सुनते ही होंगे। तो वो धारा को अब वो 101 हो गई है, अब वो 302 नहीं रही है। बस ये चेंज आया है इसमें, बाकी सब कुछ सेम ही है कि पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस, लाइफ टर्म, वो सब अनचेंज्ड है। और इसमें जो लीगल प्रोसीजर है उसको स्पीड कर देने के लिए बोला है कि जो चार्जशीट है उसको 90 डेज़ में फिल्ड कर दिया जाएगा, मीन्स फाइल करनी चाहिए। और कोर्ट अगर परमिशन देता है तो 90 डेज़ एक्सटेंड कर देंगे, अदरवाइज़ चार्जशीट को 90 डेज़ के अंदर ही फाइल करना होगा, ठीक है। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको भी 180 डेज़ पे कंप्लीट करना होगा और ट्रायल में भेजना होगा। और ट्रायल में जजमेंट जो है 30 डेज़ के अंदर आपको देना होगा, ठीक है। तो कुछ टाइम्स डिसाइड कर दिए गए, तो इससे क्या होगा, जो लीगल प्रोसीजर, जो केसेस 20-20 साल 30-30 साल तक चलते हैं, वो थोड़ा जल्दी हो पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं ज़्यादातर जिनका ट्रायल ही नहीं हो पाता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही चलता रहता है और वो बेचारे जेल में पड़े रहते हैं। तो ट्रायल होना है और जजमेंट 30 डेज़ के अंदर आना है, तो इससे क्या होगा, लीगल जो प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाएगा। उसके बाद मॉब लिंचिंग के केस में ये फर्स्ट टाइम किया गया है कि पहले क्या रहता था, भीड़ मार के चली जाती थी, कोई नहीं देख पाता था कि किसने मारा है, तो कोई प्रोविजंस नहीं थे उससे रिलेटेड ज़्यादा। तो अभी क्या किया है, कैपिटल पनिशमेंट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप अगर मॉब लिंचिंग में अगर एक्यूज़ पाए जाते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है या फिर आप लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकती है, ठीक है। तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर वुमेन का करता है कोई, कि शादी करेंगे या फिर जॉब के लिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़, प्रमोशन वगैरह, अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है और ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसे भी क्राइम में कंसिडर किया गया है, जो कि अभी तक प्रोविज़न नहीं था, ये नया प्रोविज़न ऐड किया गया है। और इसमें जो कोर्ट की रूलिंग आई थी 2018 में सेक्शन 497 को लेके, जो कि एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर रही थी, तो वो अभी उस टाइम रूलिंग में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी गई थी, तो बिल ने ही वैसा ही किया है, जो एडल्ट्री से रिलेटेड प्रोविज़न था आईपीसी में उसको हटा दिया है अभी। और सेक्शन 377 को भी हटा दिया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी नवतेज सिंह जौहर की 2018 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में, तो इसको भी ऑमिट कर दिया है। बट अभी भी सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया गया कंट्री में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी सिर्फ इसको जो कोर्ट की रूलिंग आई थी सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट किया गया, अदर और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं इसमें। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल के फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करना है ट्रायल्स, अपील्स, रिकॉर्डिंग, डिपोजिशंस के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स की, जो अभी तक अलाउ नहीं था उतना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, बट अभी जो हाई कोर्ट्स हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ। तो बिल्स ने कहा है कि अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, कोई भी सेक्सुअल वायलेंस अगर सर्वाइवर है कोई, तो उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कंपलसरी है, ठीक है। पहले क्या था, पहला ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था इससे रिलेटेड, बट अभी जो है इसको कंपलसरी कर दिया है कि इससे क्या होगा कि जो एविडेंस है उन्हें प्रिजर्व किया जा सकेगा, ठीक है। और जो भी मैनिपुलेशन होता था मोस्टली एविडेंस के साथ, तो वो अभी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही जो सर्वाइवर है उसका एक वीडियो स्टेटमेंट या वीडियो रिकॉर्डिंग ले ली जाएगी, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया कि पुलिस को कोई भी कंप्लेंट है अगर 90 डेज़ में, उसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है बट पुलिस इन्फॉर्म नहीं करती कि ऐसी कोई कंप्लेंट भी रजिस्टर हुई है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन अगर कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज ऑफलाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेक्शन 41A और जो CRPC का, उसको अब वो उसको रीनंबर कर दिए गए, मीन्स कुछ प्रोविजंस हटाए गए हैं, कुछ ऑमिट किए हैं, तो वो सेक्शन 35 में चेंज कर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि कोई भी अरेस्ट अगर DSP के बिना, अप्रूवल के बिना नहीं होगा। मीन जो भी ऑफेंसेस होंगे जिसमें कि जो पनिशमेंट होगी वो 3 ईयर्स की होगी, या फिर अक्यूज़ जो है वो 60 ईयर्स से अगर ज़्यादा है तो हमें DSP का अप्रूवल चाहिए होगा अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करना चाहती है, ठीक है। तो ये एक अलग प्रोविज़न ऐड किया गया है इसमें। और इसमें ये भी है कि अगर कोई केस है जिसमें जो सज़ा है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, तो उसको अगर विड्रॉ करेगा विक्टिम, तो उसे मीन्स अगर पुलिस विड्रॉ करे, पुलिस को विक्टिम से कंसल्ट करना होगा, ठीक है, जिससे कि जो जस्टिस है उसे वो कॉम्प्रोमाइज़ या डिनाइड ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो सीरियस क्राइम्स होते हैं
कोई भी जो विक्टिम रहता है वो प्रेशर में आके, या फिर कोई पॉलिटिशियन वगैरह है, या फिर कोई ऐसा अक्यूज़्ड है जो कि हाई पावर में है, उसके प्रेशर वगैरह में आके या कुछ अदर रीजंस की वजह से क्या करते हैं, विड्रॉ कर देते हैं केस। बट ये कि पुलिस को प्रॉपर्ली कंसल्ट करना होगा, उसके बाद ही विड्रॉइंग की परमिशन मिलेगी, ठीक है। और इसमें एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया है कि एब्सकॉन्डिंग जो क्रिमिनल्स हैं, मीन्स जो क्रिमिनल्स भाग जाते हैं, विजय माल्या टाइप, मोदी टाइप, मीन्स नीरव मोदी टाइप्स, तो इन लोगों का क्या होता है कि ये लोग फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो इनके जो केसेस होते हैं वो आगे चल ही नहीं पाते, क्योंकि आते ही नहीं हैं वो अपने ट्रायल पे। तो अभी क्या किया है इन्होंने कि अगर ट्राइड इन एब्सेंटिया मीन्स एक कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है कि अगर जो अक्यूज़्ड है वो नहीं है प्रेजेंट, तब भी ट्रायल किया जाएगा और उसे सज़ा भी सुनाई जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो फ्यूजिटिव्स मीन्स जो भाग जाते हैं, देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर वो लोग, ऐसे लोगों को आराम से वो लोग अपना मतलब जो भी केस का जो भी सेंटेंस देनी है वो दे सकेंगे। तो जो ये लोग भाग जाते हैं ना, वो अब बच नहीं पाएंगे। तो ये प्रोविजंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली। और ये मजिस्ट्रेट को पावर करेगा, जैसे ऑफेंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस के बेसिस में, मीन्स एज एविडेंस इनको भी रखा जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें भी हैं, जिसके बेस पे अगर कोई ऑफेंस है तो उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि हाँ ये ईमेल आपने ऐसा भेजा है तो इससे ये प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको एज अ जो भी एविडेंस कलेक्शन में या वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद ये मर्सी पिटिशन, डेथ सेंटेंसेस में मर्सी पिटिशन को 30 डेज़ के अंदर गवर्नर को और 60 डेज़ के अंदर प्रेसिडेंट को फाइल करना होगा, अदरवाइज़ फिर मर्सी पिटिशन आप फाइल नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेंगे मर्सी पिटिशन पे, उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी, ठीक है। ये प्रोविजंस के इम्पॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेंगे उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, तो जो उन्होंने ले लिया वो ले लिया, ठीक है। अब ये प्रोविजंस है भारतीय साक्ष्य बिल में, साक्ष्य एविडेंस। तो इसमें इन्होंने कहा है, इसमें मोस्टली इस बार जो इसमें जो प्रोविजंस है उसमें मोस्टली वो कंसिडर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गए या फिर जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनके बारे में उस लॉज में एविडेंस नहीं कंसिडर कर सकते थे, बट इन्होंने अभी जो है ऐड कर दिया गया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, डिवाइस जो कि डिवाइस स्टोर कर सकती है, जिससे कि रिट्रीव कर सकता है, मीन्स फ़ोन वगैरह ऐसे एविडेंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, जीमेल्स, तो इन्हें यूज़ कर सकती है एज ए एविडेंस, हमने पहले वाले में पढ़ा था। उन्होंने स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की प्रॉपर ऑथेंसिटी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी वो सब चेक करना ही होगा, क्योंकि डिजिटल डेटा में टेम्परिंग, मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है कि हाँ फेक डेटा बना दिया जाता है कुछ भी, या व्हाट्सएप मैसेज बना दिया या फिर ईमेल बना दी, एसएमएस बना दी, तो उसको प्रॉपरली चेक करना होगा, तभी हम उसको एज एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। और डीएनए एविडेंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न डाला है कि प्रॉपर कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके बाद ही एक उससे क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक रिलायबिलिटी बढ़ेगी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपर्ट ओपिनियन भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि उसको भी एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस हम यूज़ कर सकते हैं। किसी ने अपना मेडिकल ओपिनियन दिया, तो मोस्टली रेप के केसेस में, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में मेडिकल ओपिनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इवन क्राइम्स जो होते हैं, मर्डर्स वगैरह होते हैं, उसमें भी अगर पहले से प्रॉपर उसका मेडिकल जांच वगैरह हो जाती है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये तो मतलब है प्रिंसिपल है फंडामेंटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि जब तक अक्यूज़ अगर उसको इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा, जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाएगा। तो ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो ये तो है ही, ठीक है। बाकी और भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, अभी वो अपडेटेड होंगे तब पता चलेगा, ठीक है। अभी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी कुछ अमेंडमेंट्स भी होंगे, तब जाके हमें जो एक्ट है वो प्रॉपर देखने को मिलेगा, तो हम उसको अपडेटेड वीडियोस में देखते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको सीखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच।